नमस्कार दोस्तों। लोकसभा का चुनाव डिक्टेटर की दौड़ बन चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इससे जुड़े सारे फैक्ट और सारे डेटा आपके सामने एनालिसिस करेंगे। आपने 2012 में बनी फिल्म द डिक्टेटर का वो प्रसिद्ध सीन देखा ही होगा, जिसमें डिक्टेटर 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा ले रहा है। दौड़ की शुरुआत का ऐलान करने वाली पिस्तौल उसी के पास है। उसे वह खुद दौड़ना शुरू करने के बाद फायर करता है। फिर एक एक करके दूसरे दौड़ाकों को वह गोली मारता हुआ भागता है। वे गिरते रहते हैं। इस तरह वह अकेला दौड़ने वाला रह जाता है। दौड़ के अंतिम बिंदु पर फीता लेकर खड़े लोग फीता लेकर आगे आ जाते हैं। वह उस फीते को पार कर लेता है और दौड़ को जीत जाता है। इस तरह तानाशाह अलादीन अपने द्वारा आयोजित ओलंपिक में 14 पदक जीत जाते हैं। भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर द डिक्टेटर का यह दृश्य काफी लोकप्रिय हो गया है। लोग लिख रहे हैं कि भारत में यही हो रहा है, और ऐसा कहने की वजह क्या है, चलिए हम जानते हैं। भारत को औपचारिक रूप से तानाशाह नहीं कहा जाएगा, लेकिन चुनाव के पहले जो कुछ हो रहा है वह कुछ इस दौर से मिलता जुलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव की दौर शुरू होने के ऐलान से पहले सरकारी खर्चों से अपना प्रचार बड़े पैमाने पर करा चुकी थी। इस तरह वह पहले ही दौड़ना शुरू कर चुकी थी, जबकि विपक्षी दल चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले चुनाव की देखरेख करने वाली चुनाव आयोग के सदस्य की चयन का नियम बदल दिया। चयन समिति में पहले प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे। सरकार ने नियम बदलकर मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटा दिया और उनकी जगह सरकार के ही एक मंत्री को रख लिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब सरकार का मत ही चुनाव आयोग के चयन में सर्वोपरि होगा। यह कुछ ऐसा है जैसे किसी खेल में भाग लेने वाले कई टीम में से सिर्फ एक टीम का कप्तान ही एम्पायर को नियुक्त करे। उसकी निष्पक्षता के बारे में कहने को फिर क्या रह जाता है। चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके एक महीने पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को पहले ही जेल में डाला जा चुका है। आम आदमी पार्टी के 3 और नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह पहले से जेल में थे। संजय सिंह को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए जमानत दे दी। यह दिलचस्प है कि जिस न्यायाधीश ने संजय सिंह की जमानत अर्जी नामंजूर की थी, उन्हीं ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित ठहराया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज बताने के लिए उन्होंने उन्हीं तर्कों को दोहराया है जिन्हें ठुकराकर सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दी थी। उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री और एक महत्वपूर्ण राजनेता होने के चलते उन्हें रियायत देने से इनकार किया, लेकिन इन्हीं न्यायाधीश ने अभी एक दूसरे राजनेता दिलीप राय की सजा को यह कहकर स्थगित किया कि वे एक महत्वपूर्ण राजनेता है और उन्हें चुनाव लड़ना है। ध्यान रहे, दिलीप राय को सजा हो चुकी है और अभी अरविंद केजरीवाल के मामले की जांच भी पूरी नहीं हुई है। लोग कयास लगा रहे हैं कि दिलीप राय भाजपा से चुनाव लड़ेंगे या उनका समर्थन करेंगे। न्यायाधीश का यह खुला पक्षपात सबने नोट किया है। यानी कहने का मतलब कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के उच्च न्यायालय के जस्टिस ने ये कहते हुए रियायत नहीं दी कि यह एक मुख्यमंत्री है और ये एक बड़े राजनेता है, महत्वपूर्ण राजनेता, इसीलिए इन्हें रियायत नहीं दी जा सकती। लेकिन एक अन्य मामले में दिलीप राय, जिन्हें सजा हो चुकी थी और उन्हीं की सजा को स्थगित कर दिया, ये कहते हुए कि ये एक महत्वपूर्ण राजनेता है और इन्हें चुनाव लड़ना है, इसीलिए इनकी सजा को हम स्थगित करते हैं। अरविंद केजरीवाल को अभी सजा नहीं हुई है, बल्कि अभी तो उनके खिलाफ जांच भी पूरी नहीं हुई है और उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने रियायत देने से इनकार कर दी। इन गिरफ्तारियों से विपक्ष के चुनाव अभियान पर असर पड़ना लाजमी है। इनके अलावा विभिन्न सरकारी एजेंसी विपक्षी दलों के दूसरे नेता को अलग अलग मामले में नोटिस भेज रही है। यह साफ है कि सरकार की ये जांच एजेंसियां किसी न किसी तरह विपक्षी नेताओं को उलझा कर रखना चाहती है, जिससे वे चुनाव अभियान में पूरा ध्यान और ऊर्जा न लगा सके। तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? क्या यह लेवल ऑफ प्ले फील्ड है? लेवल ऑफ प्ले फील्ड कहने का मतलब कि सभी राजनीतिक पार्टी, सभी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को एक जैसा माहौल और एक जैसी व्यवस्था मिले। जहां एक पार्टी पहले से ही चुनाव अभियान में जोर शोर से उतरी हुई है
उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्हें उनके नेताओं को कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के रेड या नोटिस नहीं आ रहे। वहीं विपक्षी पार्टी है, उनके नेताओं को ईडी, सीबीआई के नोटिस आ रहे हैं। उन्हें बार बार समन पर बुलाया जा रहा है ताकि वह पूरी ऊर्जा से, पूरी ताकत से चुनाव अभियान का हिस्सा न बने और चुनाव प्रचार में भाग लें। क्या यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क नहीं? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने लगभग 1800 करोड़ का बकाया चुकाने का नोटिस भेजा। उसके पहले बिना उसे बतलाए सरकार ने उसके खाते से 135 करोड़ रुपए निकाल लिए। इतना ही नहीं, उसके सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ठीक ही कह रही है कि सरकार ने यह ठीक इस समय इसलिए किया है कि वह पैसे के अभाव में चुनाव प्रचार ही न कर सके। तो यानी कहने का मतलब कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कही जाती है, वहीं एक जो सत्ता पक्ष पार्टी है उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा उन्हें चंदे मिले। दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है जिनके पास पैसा नहीं है कि वो चुनाव प्रचार कर सके, रेलवे का टिकट कटा सके। जो नेता एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी दी है कि उनके पास फ्लाइट के टिकट के, रेलवे के टिकट के पैसे, पोस्टर बैलेट वगैरह लगाने के पैसे नहीं है। इसके बावजूद उनके पार्टी के सारे बैंक अकाउंट के खाते को फ्रीज कर देना, उन्हें बिना बतलाए उनके खाते से 135 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर देना और 1800 करोड़ रुपया का नोटिस चुनाव से ठीक पहले भेज देना, क्या यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क नहीं है? ये सवाल नहीं उठता कि ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले ही क्यों हो रहा है? ये तो चुनाव के बाद भी हो सकता था। अगर कांग्रेस पार्टी के इनकम टैक्स वाली फाइल में कोई प्रॉब्लम है तो चुनाव के बाद इसको देख लिया जाए। हालांकि हम आपको बता दें, देश की राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स से छूट होती है, उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होता। इसके अलावा उन्हें आईटी विभाग से 1800 करोड़ के नोटिस आते हैं, 1700 करोड़ के नोटिस आते हैं और 135 करोड़ रुपया उनके तो पहले ही ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग को यहाँ पर अहम भूमिका नहीं निभाना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को यहाँ पर एक्शन नहीं लेना चाहिए कि जितने भी जो विपक्षी दलों पर ये सारी जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए। इन्हें अभी फिलहाल चुनाव तक कोई इनकम टैक्स के नोटिस नहीं जाना चाहिए, कोई ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। चुनाव में सबको माहौल देना चाहिए और फिर इलेक्शन के बाद जो भी कार्रवाई करना, अगर कोई भ्रष्टाचारी है, किसी ने देश का पैसा लूटा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिसर्च किया और एक रिसर्च में पता चला कि 25 ऐसे नेता जो अलग अलग विपक्षी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, उन 25 में से जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन 25 में से 23 लोग जब बीजेपी में शामिल हुए तो उन पर ये ईडी सीबीआई की जांच बंद हो गई। जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जो सत्ता पक्ष के सरकार के मंत्री हैं वगैरह सभी लोग कहते हैं कि हम देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए ये विपक्ष तिलमिलानी हुई है और विपक्ष में अफरा तफरी का माहौल बचा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वही विपक्ष का नेता जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जिसे जेल भेजने की आप बात करते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान को ले लीजिए या फिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को ले लीजिए या फिर आम आदमी पार्टी के जो एक लीडर थे, अभी जो मंत्री थे, उन पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े तो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। तो ये सब जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन पर ये सारे जो जांच है वो ठंडे बस्ते पे क्यों चले जाते हैं? अशोक चौहान के खिलाफ जांच कहाँ है? अजित पवार के खिलाफ जांच कहाँ है? हेमंत विश्व शर्मा उनके खिलाफ जांच कहाँ है? शुभेंदु अधिकारी कहाँ है? तो यानी कहने का मतलब कि बीजेपी एक वॉशिंग पाउडर मशीन है जहाँ पर जितने भी जो भ्रष्टाचारी अलग अलग पार्टी के नेता हैं वो आइए यहाँ पर धुलाकर पवित्र हो जाएंगे। जनता के मन में तो ये सवाल उठेंगे ना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए कि ये जो भ्रष्टाचारी नेता है जिन पर आपकी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आप सरकारी जांच एजेंसियां जिनके जो आपकी कठपुतली बनी हुई है वो उन पर कार्रवाई करती है, उन्हें नोटिस देती है, उनको समन पे बुलाती है। जब वो छोड़कर अपनी पार्टी को आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें यही ईडी यही सीबीआई क्यों नहीं नोटिस भेजती, क्यों नहीं उनसे जवाब मांगती और क्यों नहीं उन्हें समन पर बुलाती है, क्यों उनके खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है? इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना ही चाहिए।
और वो चुनाव के समय, चुनाव से पहले जनता को इस बात का पता चलना चाहिए कि इन भ्रष्टाचारी पार्टी को, इन भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी अपने पार्टी में क्यों शामिल करते हैं, अगर वो इतना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और शामिल करते हैं तो ये तो दूर की बात है, उन पर ये सारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म कैसे हो जाते हैं एक बार, क्यों जांच ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, इनका जवाब देना ही चाहिए। अगर इस समय बड़े मीडिया की भूमिका को देखें तो वह खुलेआम भाजपा और नरेंद्र मोदी का प्रचार करता दिख रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद मीडिया मंच ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री और सरकार के दूसरे मंत्रियों को अपना प्रचार करने का पूरा मौका है। मीडिया जनता के बीच यह ख्याल भी फैला रही है कि विपक्ष कमजोर है, प्रधानमंत्री लोकप्रिय बने हुए हैं और उनका कोई विकल्प नहीं है। तो यानी कहने का मतलब देश की तमाम बड़ी मीडिया चैनल को देख लीजिए, कोई भी मीडिया चैनल आप खोल के देखिए, आपके पास टीवी के रिमोट हो के आप जाइए, अभी ऑन कीजिए, तो जो एंकर है, जो मीडिया चैनल पे जो डिबेट चल रहा है, इन सब डिबेट का आप निचोड़ निकाल कर देखेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार करती दिखेगी और यह दिखाने की कोशिश करेगी विपक्ष कमजोर है, उनकी कोई लोकप्रियता ही नहीं, प्रधानमंत्री तो इतने लोकप्रिय है कि उन्हें कोई चुनाव प्रचार वगैरह करने की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही जीत करा जाएंगे, 400 पार जाएंगे। क्या मीडिया का यही काम है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार प्रसार में लग जाए, किसी नेता की भक्ति करने लगे? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम इस देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर हम भी गोद में जाकर बैठ जाएंगे तो देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसी के गोद में जाकर बैठेगा। शर्म आना चाहिए ऐसे मीडिया चैनलों को। इस बड़े मीडिया के समानांतर जो मीडिया है उसे किसी न किसी बहाने बंद करने की कोशिश सरकार कर रही है। कई लोकप्रिय और सरकार के आलोचक यूट्यूब चैनलों को नोटिस दिए जा रहे हैं या बंद किया जा रहा है। इस तरह जनता को सरकार के अलावा और किसी दल का मत जानने का जरिया नहीं रह जाएगा। तो यानी कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी देश की मीडिया चैनल है वो तो सरकार की भक्ति में लगी हुई है, उसके समानांतर जो कुछ एक दो मीडिया चैनल है या बड़े बड़े यूट्यूबर आजकल अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो उन्हें या तो सरकार के नोटिस आ रहे हैं या फिर उनके यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है। अगर ये सारे यूट्यूबर जो सही फैक्ट, सही डेटा आपके सामने रखते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, जो सही जो एक्चुअली खबर है उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके चैनल को बंद कर दिया जाएगा, तो फिर आपके पास कौन सा खबर पहुंचेगा? वही जो ये मीडिया चैनल वाला दिखाते हैं, दिन और रात सरकार की भक्ति, और आपको वही देखना पड़ेगा, फिर उन्हीं को सच मानना पड़ेगा, क्योंकि दिन और रात आप जो देखिएगा उन्हीं को सच न मानिएगा, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो बताना चाहते हैं उन्हें बंद करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बैन करने की कोशिश की जा रही है, जो नहीं बताना चाह रहे वो दिन रात उसी काम में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार के पहले दिन से ही प्रधानमंत्री समेत भाजपा के प्रचारकों ने मतदाताओं को सांप्रदायिक आधार पर बांटना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के एक एक पन्ने पर मुस्लिम लीग की छाप है। इसके अलावा वे विपक्षी दलों को राम विरोधी बतलाकर जनता को उन्हें सबक सिखलाने को कह रहे हैं। वे खुलेआम चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन क्या उनका नियुक्त किया हुआ चुनाव आयोग उन्हें पाबंद कर पाएगा? तो चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के एलिगेशन पहले भी लगे हैं। 2019 के भी लोकसभा चुनाव के समय ये एलिगेशन लगे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री, जो अभी तत्काल गृह मंत्री अमित शाह है, उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं, उनका वो वायलेंस करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कोई एक्शन नहीं लेता। और अभी फिर वही है, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके पार्टी के जो सभी नेता है वो चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। सवाल उठता है कि क्या ये वही चुनाव आयोग इन पर एक्शन ले पाएंगे जिन्हें कुछ दिन पहले खुद सरकार ने नियुक्त किया? क्या ये लेवल ऑफ प्ले फील्ड है? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। बाहर के देश यह सब कुछ देख रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रतिनिधि ने यह बयान देना जरूरी समझा है कि वे उम्मीद करते हैं कि भारत में सबके नागरिक और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सारे लोग चुनाव में स्वतंत्र तरीके से भाग ले सकेंगे। क्या उनकी यह चिंता बेवजह है?
तो आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सचिव को ये कहना पड़ा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सभी के नागरिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है और सभी को चुनाव में स्वतंत्र तरीके से भाग लेने का मौका मिलेगा। भारत में जनतंत्र के भविष्य के लिहाज से यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह तो साफ है कि भारत की सारी संवैधानिक संस्था इस वक्त तय कर चुकी है कि वे भाजपा की तरफ से काम करेगी। मीडिया ने उसके प्रचारक का रोल संभाल लिया है। विपक्षी दलों के हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। ऐसे हालात में उम्मीद सिर्फ जनता से है कि वह यह सब कुछ समझेगी और अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी। तो यानी कि इस समय देश की जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, सरकारी संस्था है, वो तय कर चुकी है कि वह भाजपा के लिए काम करेगी। चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स, इनमें से किसी ने भी पिछले कुछ सालों में सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं चुनाव से ठीक पहले विपक्षी नेताओं को टारगेट बना रही है। तो यानी कि सरकारी संस्था तो ये पहले ही मन बना चुकी है कि हम तो सरकार के लिए ही काम करेंगे, यानी कि भाजपा के लिए ही काम करेंगे। मीडिया उनके प्रचार प्रसार में लगी हुई है। तो ऐसे हालात में जिम्मेदारी जनता की बनती है कि वह इन सब चीजों को समझे, देखे और बुझ समझकर वोट करे। वोट की वह ताकत है जो बड़े से बड़े डिक्टेटर को, तानाशाह को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।